चलो देखो, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम। वो था गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक, लिखो इसमें लेंसों के लिए हम लेंसों के लिए हम गोली दर्पणों जैसी लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसी ही चिन्ह परिपाटी लेंसों के लिए हम गोली दर्पणों जैसे ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं। चिन्ह परिपाटी यहाँ लिखा है ना, चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं। किंतु लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। किंतु लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। देखो ध्यान से इधर क्या हुआ संध्या। देखो दर्पण में क्या था, दर्पण में हम लोग ऐसे पढ़े हैं ना, तो इसमें क्या होता है, यहाँ मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ मापी गई दूरी धनात्मक, दाएं साइड में धनात्मक होती है, बाएं साइड में ऋणात्मक, नीचे भी ऋणात्मक। ठीक, वही चीज़ लेंस में भी होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ध्रुव होता है वहाँ से मापा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें लेंस होता है। मान लो लेंस इतना बड़ा है, तो इसमें जो होता है इसका भी मध्य बिंदु मानेंगे, तो यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र होता है, तो सभी दूरियाँ प्रकाशिक केंद्र से ली जाएंगी। बस यही डिफरेंस है, बाकी जैसे इसमें होता है वैसे इसमें भी होता है। ठीक, इसलिए बस बता दिया कि सेम सेम है, जो वही है वही इसमें मापोगे। लेंस और दर्पण ये सबके लिए है, ये अगला अलग अलग चीज़ के लिए नहीं था। इसमें भी तो पढ़े हो, उत्तल और अवतल की बात नहीं होती है, सिर्फ गोली दर्पण के लिए कोई भी दूरियां मापोगे, ऊपर लंबवत तो प्लस होता है, नीचे हाँ गोली दर्पण गोली लेंस है। गोली लेंस दो प्रकार का होता है, गोली दर्पण भी दो प्रकार का होता है। तो ये गोली दर्पण के लिए था, तो ये भी पूरा गोली लेंस के लिए है, उसमें दोनों आ जाते हैं तो वो आ जाएगा ना। चलो नीचे लिख लो लेंस सूत्र। दर्पण का सूत्र पहले बताओ। दर्पण का सूत्र क्या होता है, गोली दर्पण का सूत्र बराबर इक्वल टू दोनों, और क्या जी, छड़ी से वहीं ए क्यूब बी क्यूब कर देंगे। 1/v + 1/u देख के गद है 1/v + 1/u प्लस उस तरफ क्या होता है 1/f, या सीधा 1/f के बराबर ही 1/v + 1/u होता है ना। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस होता है। बस लिख लो हेडिंग लेंस सूत्र, और कंफ्यूजन ना होना, अपना याद करके बैठे रहो। ठीक, एग्जाम में लगाना 1/v - 1/, क्या हुआ, एक नंबर में डायरेक्ट यही सूत्र ही पूछ लेता है कि, या विकल्पी में दे देगा कौन सा सूत्र सही है ना, इधर उधर पक्षांतर करके दे सकता है, या डायरेक्ट पूछ सकता है कि लेंस का सूत्र क्या है या गोली दर्पण का सूत्र क्या है। बाकी सवाल तो देगा, जब याद रहेगा तभी लगाओगे ना। 1/f बस इतना याद रखना, दर्पण में प्लस होता है, लेंस में माइनस, बाकी जैसे यहाँ पे वैसे उसमें भी। ठीक, लेंस में माइनस, दर्पण में प्लस। अब चाहे जैसे याद करो अपना। हो गया ये। चलो यहाँ पे आपको सिद्ध नहीं कराना ना, क्योंकि सिलेबस में सिद्ध कराने वाला नहीं है। ये लिखो आवर्धन।
अरे सिलेबस उलेबस ना दो, लिखे रहो बस। प्रतिबिंब कापी किताब में लगा लो तो फोटो कापी क्या कराओगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या होता है? बिंब की ऊंचाई। बिंब की देखो आवर्धन नियम बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन। तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा? एच आई बाई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर देखो, वहाँ क्या देख रहे हो? हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी इसकी हाइट और इसकी हाइट, दोनों के हाइट के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। कर लो नोट। चलो इसके नीचे हम यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक। माइनस क्या है? एच आई बाई एच ओ, इसी चीज़ को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जगह है, लिखो जल्दी। वी बाई यू बराबर क्या हो जाएगा? एच, शॉर्टकट में दोनों एक साथ में लिख सकते हो, एच आई बाई एच ओ बराबर वी बाई यू। लिख लो ये दोनों। जल्दी नोट करो। जो दर्पण में था वही लेंस में भी है। वी क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी गई प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी, ठीक। और ये सब क्या है? इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई है या प्रतिबिंब की लंबाई। मतलब देखो, जैसे दूरी और लंबाई में अंतर नहीं है। अब जैसे देखो यहाँ पे दर्पण था ना, शांति से वस्तु यहाँ पे रखे हो, ठीक। तो इस वस्तु की कितनी लंबाई है? मान लो 2 सेंटीमीटर ये वस्तु है, तो ये वस्तु की दूरी हो गई, यानी बिंब की दूरी। और ये यहाँ P से लेके यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, मतलब कितना है, तो इसको हम लिखते हैं U, ठीक। बिंब की दूरी को जो मापते हैं ये दूरी होता है, और ये इसकी लंबाई। इसी तरह मान लो इसका प्रतिबिंब नीचे बना है, तो प्रतिबिंब की लंबाई दिया रहेगा, मान लो कुछ भी 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, बाकी यहाँ से जो दूरी मापते हैं उसे क्या कहते हैं? वी। वी होता है प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से? मुख्य, यहाँ जो ध्रुव होता है वहाँ से, और जो इसमें होता है वस्तु की दूरी से वी यू लिखते हैं। और इन दोनों की लंबाइयाँ जो होती हैं इसको हम लिखते हैं ये। तो इन्हीं दोनों के फार्मूला हो जाता है एम बराबर एच आई बाई एच ओ और वी बाई यू। लिख लो इतना। चलो लिखो लेंस की क्षमता, न्यू हेडिंग। लेंस की क्षमता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेंस की क्षमता, इसमें से आपको हमेशा हर साल 2 क्वेश्चन आएगा। एक तो अभी रट लेना, एक चाहे जब रट लेना ना, एक तो करोगे तभी आएगा। लेंस की क्षमता, शांति से लिखो। लेंस की क्षमता लिखो, इसमें बात नहीं लिखो। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों की नहीं को लिखना। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को
अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसकी क्षमता के रूप, देखो जैसे मान लो लेंस है कोई, उसमें से प्रकाश निकल रहा है या कहीं प्रकाश इंटर करता है ना, तो अभिसरण या अपसरण कहलाता है। उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। अभिसरण जैसे मान लो प्रकाश निकल रही है या प्रकाश, जैसे देखो यहाँ से प्रकाश आके एक स्थान पर मिलती है ना, या मान लो लेंस लगा है तो प्रकाश वहाँ से जाके फैल रही हैं, तो ये जो आता है एक स्थान पर इकट्ठा होता है, अभिसरित हो रही है, फिर निकल रही हैं, फैल रही हैं, अपसरित हो रही हैं, ठीक। तो ये कहलाता है, तो इसी की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। लिखो आगे से, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। फार्मूला तो लिख लो, ये देखो नीचे है फोकस दूरी ना, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या सूत्र होता है, 1/f। 1/f लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसके व्युत्क्रम है, यानी उल्टा है ना। व्युत्क्रम कब होता है, जैसे मान लो देखो कोई चीज़ ऐसे है प्रोपोर्शनल में, तो ये व्युत्क्रम नहीं होता। अगर इसी चीज़ को ये नीचे रहे तो इसे बोलते हैं व्युत्क्रम, यानी जमा ही आ रही है। लिखो, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, अर्थात P बराबर 1/f। ये फार्मूला है, अच्छे से अभी से याद कर लो कि लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। इसमें थोड़ा सा आप लोग को लिखवा दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से लिख लेना। ये जो होता है, ठीक, मीटर में फोकस दूरी रहेगा, शांति से। अगर आपको यहाँ पे पूछेगा, ये भी फार्मूला हो सकता है 100/f, ये वाला सेंटीमीटर में, इसे लिख लो, जब क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें काम देगा। अगर जैसे फोकस दूरी दिया रहेगा सेंटीमीटर में, तो 100/f वाला फार्मूला लगाना। अगर फोकस दूरी मीटर में दिया रहेगा तो ये 1/f लगाना, नहीं तो अपना चेंज कर लेना, ठीक। अब नीचे से लिख लो, एकदम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यही बार बार पूछा जाता है। 1 नंबर फिक्स ये पॉइंट है जो लिखने जा रहे हो। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लिखो, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ये लिखने के बाद लिखो नीचे से स्टार बना के, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर को ब्रैकेट में लिख लेना D। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर यानी D होता है। डायोप्टर। चलो देखो ध्यान से लिखो, इसमें ये चैप्टर भी आपके प्रकाश में है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी मानव नेत्र के बारे में आप पूरा जानोगे, जो घटनाएं घटित होती हैं। बैठ जाओ बस। चलो लिखो, इसमें हेडिंग आप लोग लिख लो, मानव नेत्र। लिखो मानव नेत्र, हेडिंग बोलेंगे अभी शांति से और शुरू हो जाओ। अब एक भी आवाज़ बीच में बोला तो समझ लेना, अभी पिछड़े रहोगे ना चिल्लाओगे। लिखो जी इसमें सब लोग, मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान
यह एक अत्यंत मूल्यवान, हाँ मूल्यवान, अत्यंत मूल्यवान, जितना बोले उतना ही, नहीं पीट देंगे भी। मूल्यवान एवं सुग्राही, सुग्राही, यहाँ पे जिसको जिसको ना है लिख लो। मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय तो लिख लोगे ना। मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय हैं। यह एक अत्यंत मूल्यवान, सुग्राही, ज्ञानेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय तो सब लोग जानते हो ना, क्या होती हैं? जो हमको ज्ञान, जिससे कुछ न कुछ हमको ज्ञान मिलता है, या जो ज्ञान देती हैं। जैसे आँख, शांत रहो शांत रहो, नाक, त्वचा, शांत रहो जी बेवकूफ। एक और क्या है? जीभ। देखो ये शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है ना, ये त्वचा है। देखो आँख से क्या करते हैं हम लोग? कोई भी चीज़ देखते हो, कैसा आकार है, कैसा उसका कलर्स है। हाँ चलो आँख हो सब समझ लोगे, मिट जाएगा। आँख से क्या करेंगे हम? कोई भी चीज़ देखते हैं, उसकी आकार कैसा है, रंग कैसा है, ठीक। कान से सुनते हो कि मतलब किसकी आवाज़ किस तरह से है, तो इससे भी हमको पता चलता है, ज्ञान मिलता है, ठीक। नाक से भी सुगंध भिन्न भिन्न प्रकार की देखते हैं। त्वचा से गर्म या ठंडा महसूस करते हैं, ठीक। जीभ से स्वाद का पता चलता है। ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आँख है ना, क्योंकि मान लो जैसे आँख नहीं है तो वैसे भी आदमी जी सकता है, लेकिन उसके लिए सब कुछ बेकार है ना। कुछ चीज़ जब दिखे नहीं गा, सब जरूरी है, लेकिन आँख सबसे इम्पोर्टेंट। अगर मान लो जैसे पूरा कितना चीज़ मतलब होता है, जो जैसे जो आदमी है जी लेगा, खा लेगा, उसके बाद ये पूरा संसार उसके लिए कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे ही जैसे बैठे हो, कितना चीज़ देख रहे हो, ये कैसा कलर बना है, इमेज बना है, ठीक। कौन यहाँ पे कैसा है, कैसा ये रूम बना है, क्या हो रहा है, कुछ वो देख पाएगा? कुछ भी नहीं देख पाएगा ना। क्या? चलो लिखो। अच्छा, तो जो नेत्र होता है सबसे मूल्यवान होता है, ठीक। लिखो इसके आगे। नहीं, यह हमें इस अद्भुत संसार तथा सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर, इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर, इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। ये सिंपल सी जानकारी है नेत्र के बारे में। और यहाँ पे हम किसके नेत्र की बात करेंगे? मानव नेत्र ना, ये वाला, और किसी दूसरे के नेत्र की नहीं, जानवरों की नेत्र। लिखो इसमें 2 पॉइंट स्टार बना के लिख लो। यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। जो मानव नेत्र है कहाँ स्थित है? नेत्र गोलक में। गोलक? हाँ जी, नेत्र गोलक। यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लो। यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। दूसरा लिख लो, नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग
2.3 सेंटीमीटर होता है। 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक जहाँ पे आपका नेत्र पूरा स्थित है, ठीक। व्यास पूछेगा नेत्र गोलक का कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। अब न्यू हेडिंग लिख लो, मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। हेडिंग लिखो न्यू, गोलक मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं गोलक, विभिन्न भाग, गोलक कहाँ लिख रहे हैं, विभिन्न भाग एवं कार्य। शांति से बैठे रहो और ये पूरा पढ़ लो, और कल अच्छे से जितना फेयर किए हैं सिर्फ वही रिवाइज करके आना, उसी का टेस्ट होगा। उसके बाद जो बातें करना हो सब बातें होंगी, ठीक। लिखो, मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य में से पहला पॉइंट हेडिंग लिख लो। जब टेस्ट के नाम पे रोने लगते हो, पहले जितना पढ़े हो उतना करके आओ। एक्सरसाइजिया भाई पूरा पढ़ लिए हो, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो 1 महीना में क्या कराते हैं, यही सब कराते हैं ना। क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, कितना न्यूमेरिकल कराना है, विकल्पी रटवाना है, सब चीज़ होती है। पहले अभी से पढ़ो, अच्छे से तैयार करो, याद करो। पहला हेडिंग लिखो इसमें, श्वेत मंडल कार्निया। पहले जितना पढ़ाया जा रहा है अच्छे से याद कर लो और ज्ञान अर्जित कर लो, अच्छे से बहुत कुछ जान लो, ठीक। अभी एग्जाम के नहीं, बस जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ेंगे बस। श्वेत मंडल तथा कार्निया। लिखो इसमें, श्वेत मंडल या कार्निया, तथा नहीं, यही लिख लो, आप लिख करके कार्निया लिखो। यह नेत्र के अग्रभाग पर, यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। ध्यान से सुना करो, लिखते समय ही याद किया करो, ठीक। बोल रहा है यह नेत्र के अग्रभाग पर पारदर्शी झिल्ली है। तो आपसे, अग्र मतलब आगे, भाग मतलब भाग, नेत्र के जो आगे पहला पार्ट होता है, आगे वाला भाग, वही क्या है, कार्निया है, ठीक। बस तो इसमें क्या लिखे हो, यह एक पारदर्शी झिल्ली, यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली। हाँ, तो आपसे पूछेगा कार्निया पारदर्शी होता है या अपारदर्शी, तो क्या बताओगे, पारदर्शी। तो जब एक एक वर्ड, एक एक लाइन सही से समझ के लिखोगे अभी, फिर या फेयर करते समय या याद करते समय, तब उसमें एक एक क्वेश्चन निकलेगा। मैं मस्त मन से यह अग्रभाग पर पारदर्शी झिल्ली है, दिमाग में नहीं बैठा रहे हो कि क्या बोला जा रहा है ना। देखो, 2 चीज़ होता है, जैसे लिखते समय हम ध्यान नहीं देते, बस मन कहीं और रहता है या यहीं रहता है, लेकिन उतना उस पर जोर नहीं लगाते ना, बस ऐसे लिखते हैं कि मान लो लिख लिए यह अग्रभाग पर पारदर्शी झिल्ली है। अगर ये ऐसे पहले समझोगे कि श्वेत मंडल कार्निया के बारे में लिखवाया जा रहा है, हम लोग पहला ही पार्ट लिखे हैं कि ये पहले 2 चीज़ इसमें क्वेश्चन इसी में हो गया, ये स्थित कहाँ होता है और ये कैसा झिल्ली है। तो ये अग्रभाग पर स्थित होता है और पारदर्शी झिल्ली है, ठीक। 2 क्वेश्चन तो इसी में हो गया। चलो लिखो आगे से इसके, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का, उसी लाइन में, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन, प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अधिकांश अपवर्तन
कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। पृष्ठ क्या लिखे हो? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। देखो अपवर्तन क्या होता है, ये आपका ये आँख है, यहाँ पे जो कार्निया है ये वाला, तो इसमें से जो प्रकाश की किरणें पूरा प्रवेश करती हैं, तो पहले तो मान लो यहाँ पे जैसे प्रकाश आ रहा है ना, तो ये माध्यम क्या है? वायु है। उसके बाद ये माध्यम क्या है? कांच है। ठीक, तो इसमें से इसमें प्रकाश प्रवेश कर रहा है, तो आपको क्या पढ़े हो? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को अपवर्तन करते हैं। तो कह रहा है कि जो इसमें प्रकाश प्रवेश करती हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा अपवर्तन इसके बाहरी पृष्ठ से ही होता है। चलो इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग, दूसरा हेडिंग लिख लो, लेंस। हाँ, ये इसका लेंस है, तुम्हारे आंख में नहीं लेंस है। चलो नीलू बताओ, तुम्हारे आंख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस या अवतल लेंस? तुम बताओ। अभी लेंस पढ़े हो ना? हाँ, चलो तुम देखो इधर, अपना आँख देखे हो कभी? सब लोग अपना आँख देखे हो शीशे में, दूसरे कहीं देख रहे हो ना? तो यहाँ पे दो लेंस का फिगर बना था। एकदम मूर्ख से मूर्ख आदमी भी उस दोनों फिगर को मैच करके अपनी आँख मैच करके बता देगा। बता दो कौन सा लेंस है? कौन? गलत है। कैसे? तुम बताओ नीलू, ध्यान से देखो। लेंस तो दो ही बनाए थे हम लोग ना, एक ये था, एक ये था। तो पागल, ये तो हमारी आंखों जैसा नहीं लग रहा है। हम लोग की आंखें कैसे बनी है? ऐसे ना। तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल। ये वो सीधा सीधा दिख रहा है ना, ऐसे ही तो हम लोग की आंखें हैं। तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो हमारी जो आंखों में लेंस लगा है वो अब नहीं भूलोगे ना? अब जल्दी से बता देना कौन सा है? उत्तल। हाँ, तो जो हमारे आँख में है उस लेंस की बात कर रहे हैं, वो बाहरी वाला शीशा नहीं। अपने आँख वाला लेंस लिखो। चलो लिखो इसमें, यह एक उत्तल लेंस है। पहला ही पॉइंट हो गया ना। अब मत भूलना कि कौन सा हम लेंस लगवा के चलते हैं हमेशा। दो लेंस ले लिए वो सब लोग ना अपनी आँखों में। यह एक उत्तल लेंस है। यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। मारो इसको, तो रेटिना बोल रहे हैं, रेटिना सुन रहा है गधा। जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। अभिसरित अभी जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है, यह एक रेशेदार जहेलीवत लिख लो, ये एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। ये क्या करता है? प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। ठीक, कैसे पदार्थ से बना होता है? जहेलीवत पदार्थ से बना होता है। आगे लिखो, लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी
लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को विभिन्न दूरियों रेटिना पर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए रेटिना पर फोकसित करने के लिए रेटिना पर फोकसित करने के लिए एक बार मैं सुन मार खाएंगे ना और कहे 4 बार सुनेंगे। फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म संयोजन करता है। फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। हो गया। वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। देखो जो हम लोग का इमेज बनता है जैसे, तो वहाँ पे जो वस्तु होता है उसको क्या करता है लेंस रेटिना पर भेजता है। ठीक, तो जैसे मान लो वस्तु कोई बड़ी सी है, ठीक, मान लो जैसे तुम वहाँ बैठे हो, तुम्हारा इमेज हमारे आँख में बन रहा होगा छोटा सा ना, तो लेंस क्या करेगा उस इमेज को, इतने बड़े इमेज को रेटिना पर सूक्ष्म पार्ट वहाँ पे बनाएगा, फिर परावर्तन होता है तो वहाँ से हमको पता चलता है ये ऐसा कलर का ऐसा आदमी है। आगे लिख लो परितारिका। परितारिका न्यू हेडिंग है, परितारिका। परितारिका, रुक जाओ मिटा दे रहे हैं। और परितारिका लिख लो। कार्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायग्राम होता है। डायफ्राम जी, डायग्राम नहीं। कार्निया के पीछे एक पेशीय डायफ्राम होता है। डायफ्राम मतलब फेफड़ा। कार्निया के पीछे एक पेशीय डायफ्राम होता है। कार्निया मतलब क्या लिखे हो? श्वेत पटल यानी श्वेत मंडल ना, जो आपकी आंखों में है यही। कार्निया के पीछे गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जो पुतली के आकार को, हाँ सर, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। आकार, जैसे हमारे सामने कोई टार्च अचानक जला दिया ना, तो उस समय क्या करता है? परितारिका काम करेगा, पुतली को बड़ा करता है, छोटा करता है। अब बताओ आप लोग, हमारी पुतली अंधेरे में बड़ी होती है या प्रकाश में? कब छोटी होती है? मतलब जो कब सिकुड़ती है पुतली और कब फैलती है। देखो जैसे अभी हमारे पास ज़्यादा लाइट आ जाए ना, तो हम कोई भी लाइट हो तो ज़्यादा जब लाइट आ जाती है तो हमारी आँख मतलब, और हम पूरा आँख नहीं खोलते हैं, तो आँख कम खोलते हैं ना, मतलब वो तुरंत ये परितारिका क्या करेगा? पुतली को सिकोड़ने लगेगी, मतलब उसको कम करने लगेगी। और देखो जैसे हम एकदम रात में हो, एकदम लाइट ना जल रहा हो, तो उस समय हमारी आँख हाँ, उस समय हमारी आँखें खूब ज़्यादा खुली रहती हैं ना, क्योंकि उस पर थोड़ा भी कष्ट नहीं होता है, कुछ भी नहीं, आराम से। बल्कि और खोलोगे दिखता नहीं है, तो और खोलते हैं कि दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या है ना, तो उस समय पुतली का आकार सबसे बड़ा होता है अंधेरे में, और प्रकाश में छोटा होता है, सिकुड़ जाता है। चलो लिख लो अब प्यूपिल। हाँ, पुतली को इंग्लिश में कहते हैं प्यूपिल। पुतली प्यूपिल। चौथा हेडिंग है प्यूपिल। पुतली लिखो।
अभी पुतली को कौन सिकोड़ता था? परिचारिका। पुतली के बारे में पढ़ लो क्या होता है। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। समझ में आ गया? पुतली आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो देखो जैसे मान लो अब यही नियंत्रित कर रही है पुतली ना, तो हमारी आँख में प्रकाश अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रकाश अंदर जाएगा। तो ये क्या करती है, जब ज़्यादा प्रकाश आने लगता है तो क्या होगी, सिकुड़ने लगेगी, तो मतलब प्रकाश कम जाएगा। ठीक नहीं, उस अभी बता रहे हैं इसका आकार कहाँ है। कार्निया के पीछे रहता है ये। अभी फिगर दिखाएंगे तो उसमें सब दिखा देंगे। ये जो अभी पढ़े हो ना, कार्निया जो श्वेत वाला पार्ट दिख रहा है उसके पीछे रहता है। लिखो आगे, नियंत्रित करती है। अब लिख लो नेक्स्ट हेडिंग, रेटिना। रेटिना, चलो लिखो, ये जाने दो, साइकिल वाइकिल गिरने दो। रेटिना, रेटिना लिखो। पुतली आँख में यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। रेटिना क्या है? यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। पूरे आँख के पार्ट के बारे में अच्छे से याद कर लेना। ठीक, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। आगे से लिखो, प्रदीप्त होने पर प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं प्रदीप्त होने पर, प्रदीप्त जानते हो ना, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। आगे लिखो, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। प्रदीप्त होने पर कितनी बार बोले, ध्यान तो कहीं और है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा, ये सिग्नल दृक् मतलब दिखाई देना, दृक् तंत्रिकाओं द्वारा, दृक् तंत्रिकाओं द्वारा, दृक् तंत्रिका मतलब देखने वाली तंत्रिका जो आँख में होती है, दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं।
मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। कौन है अनिकेत, कैसा रंग है उसका? हाँ, मस्तिष्क मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। व्याख्या करता है और हम वस्तु को देख पाते और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हैं। बस हो गया। अब कल चलो ध्यान से देखो, ये क्या लिख रहे थे आप लोग? रेटिना, ठीक। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, जो मतलब अलग अलग प्रकाश सुग्राही मतलब प्रकाश को अवशोषित करने वाली कोशिकाएं उसमें ज़्यादा रहती हैं। तो ये क्या होता है, जो प्रकाश इसमें आता है वो जब प्रदीप्त में, मतलब ध्यान से इधर देखो, जब प्रदीप्त होती है तो इस समय ये एक्टिव हो जाती है। उसके बाद जैसे हम लोग प्रकाश में आए हैं या कोई वस्तु देख रहे हैं और हमारे पास प्रकाश है तो क्या हो जाती है, उस समय ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो